ये कहानी है एक ऐसे हीरो की जो कि अपनी मौत का बदला लेने के लिए आया है, क्योंकि पिछले जन्म के अंदर उसके खुद के ही साथी ने उसकी जान ले ली थी। लेकिन जैसे ही उसे अपना पुराना वक्त याद आता है, अपना पिछला जन्म याद आता है, तो फिर वो बन जाता है एक बहुत ही पावरफुल कल्टिवेटर और निकल जाता है अपनी नई जर्नी पर। तो इस कहानी की शुरुआत होती है और हमें सबसे पहले दिखाया जाता है एक डिवाइन स्टेट को, जिसका नाम होता है जाऊ स्टेट, जहाँ पर छिड़ चुका होता है एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लेवल का वॉर। ये वॉर किसी बाहरी लोगों की वजह से नहीं, बल्कि राज्य के अंदर के ही लोगों के द्वारा किया जा रहा था। यानी कि असल में ये होता है एक सिविल वॉर, जहां पर बहुत ही भारी मात्रा में सेना बढ़ती चली जा रही थी पैलेस पर कब्जा करने के लिए। पैलेस के अंदर रक्षा करने वाले सिपाही बहुत ही कम बचे हुए थे और इस सेना का सेनापति अब आ ही चुका था ये सब कुछ तबाह करने के लिए। और इन लोगों के इस पैलेस को बोला जाता है किन्नीू पैलेस, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर बना हुआ था एक ही मोर के जैसे। लेकिन ये सुंदरता ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएगी, क्योंकि बुरे लोगों का साया इसके ऊपर पड़ चुका था। जहां पर अब तभी उसी सेना में से एक बंदा सामने निकल कर आने लगता है, जिसका नाम होता है वैंग यांगू, जो कि सेना का प्रतिनिधित्व होता है। और उसी के इशारे पर ये सेना आगे बढ़ रही थी। लेकिन सामने की तरफ किन्यांगू पैलेस को बचाने के लिए जो 3 सिपाही जिंदा बचे हुए थे, वो अभी भी इन लोगों का मुकाबला करने के लिए मौजूद होते हैं। वो इन लोगों का डटकर सामना करेंगे, क्योंकि उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि उनका जो लॉर्ड है वो अभी भी पैलेस के अंदर ही होगा। इसी वजह से उनमें से एक सिपाही कहने लग जाता है वैंग यांगू से कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे किन्यांगू पैलेस पर कब्जा करने की। अगर तुमने अभी के अभी अपने कदमों को पीछे नहीं हटाया तो हमारे महाराजे तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, और फिर तुम जानते ही हो कि इसका क्या अंजाम होगा। और ये वैंग यांगू असल में होता है जाऊ स्टेट का ही जनरल, जिसके इरादे बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते इस स्टेट को लेकर। जहां पर तभी वो वफादार सिपाही अपनी इस सवॉर्ड को लेकर वैंग यांगी ऊपर हमला करने के लिए आ रहा था। लेकिन ये उसकी बदकिस्मती होती है कि उसके हमला करने से पहले ही वैंग यांगू के साथी ने अपनी इस सवॉर्ड की मदद से उसको चीर कर रख दिया था और उसकी जान भी ले ली थी। और जब हमें एक नज़ारा पैलेस के अंदर का भी दिखाया जाता है तो वहां पर कुछ अजीब सा तो लग रहा था। और वो बंदा जिसने उस वफादार सिपाही को मारा था, ये होता है असल में यंग जनरल बैंक, जो कि ये कह रहा था कि अब हमारा कब्जा चारों तरफ ही फैल चुका है, इसीलिए हम लोग अब रानी साहिबा को नहीं छोड़ेंगे। जिन पर हमला करने के लिए, इस राज्य पर आधिपत्य जमाने के लिए अब ये सेना और भी आगे बढ़ने लगी थी, जिनकी सेफ्टी में केवल और केवल अब 2 सिपाही ही बचे हुए थे। तभी हम लोग सामने से आते हुए एक रथ को देख पाते हैं, जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि मास्टर विजार्ड आ चुके हैं, जिनके आने का मतलब होता है कि अब यहाँ पर तबाही मचने वाली है। और आखिर ये 2 सिपाही कब तक और कितने ही लोगों के सामने टिक पाएंगे? इन दोनों के ही हाथ कांपने लगते हैं अपने सामने का नजारा देखकर, क्योंकि इनके सामने खड़ी थी इनकी मौत। और वो जो मास्टर विजार्ड इन लोगों की आंखों के सामने खड़ा हुआ था, जब ये लोग उसका चेहरा देखते हैं तो इन दोनों ही सिपाहियों के पैरों तले से तो जमीन खिसक जाती है, क्योंकि मास्टर विजार्ड तो होता है असल में इस जाओ स्टेट का ही प्रिंस। वो सिपाही कहते हैं कि यंग मास्टर, हमें आपसे ये उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी। और इस प्रिंस का असल में नाम होता है जाओ सेसाओ, जो कि ये कहने लग जाता है कि अब मुझे काफी समय हो चुका है एम्परर के ऑर्डर के नीचे काम करते हुए। इसी वजह से अब वो समय आ चुका है जब मैं अपने सपनों को पूरा करूंगा। और अब इस जाओ स्टेट का नया जो राजा होता है वो बन चुका था जाओफू नाम का बंदा। और इस राज्य के ऊपर फिलहाल में जो लेडी रूल कर रही थी, वो कहने लगता है कि वो औरत मेरे सामने कुछ भी नहीं है। जाओफू कहता है कि डिवाइन स्टेट से हमें ये ऑर्डर आया है कि अब ये औरत जाओ स्टेट के ऊपर रूल नहीं करेगी, और जो कोई भी उस औरत को जान से मारेगा उसे बहुत ही बड़ा इनाम भी दिया जाएगा। जो बात सुनते ही वो जो 2 सिपाही जिंदा बचे हुए थे, वो तो अपने हथियारों को तुरंत ही डाल देते हैं, क्योंकि अब उन लोगों के पास में आखिर क्या ही बचा था बचाने के लिए। वो लोग तो केवल इसी बात को ही सोचते रहते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हुआ और ऐसा क्यों हुआ। जहाँ पर अब तभी फिर शेरशांग एक के फैर को जलाता है और कहता है कि गॉड्स को समन करो। जिस काम को पूरा करने के लिए यहाँ पर आ चुका होता है मास्टर विजर्ड, जो कि अपने स्क्रिप्चर्स को निकाल के तुरंत ही रिचुअल्स को फॉलो करने लगता है। और ऐसा करने की वजह से वाकई में गॉड्स को मजबूर होना पड़ेगा नीचे आने के लिए, क्योंकि विजर्ड के रिचुअल्स को परफॉर्म करने की जो प्रोसेस होती है वो सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक नजर आती है। देखने में तो ऐसा लग रहा था जैसे कि ईविल की शक्तियों के द्वारा गॉड्स पर काबू किया जाना हो। और तभी हमें वहीं पर जंजीरों में बंधे हुए दिखाया जाता है एक ही ईविल स्पिरिट वाले बंदे को, जिसने जैसे ही अपनी बॉडी एनर्जी को फैलाना शुरू कर दिया था, तो ये नज़ारा और भी ज्यादा खतरनाक हो चुका था, क्योंकि उस ईविल स्पिरिट के अंदर इतनी ज्यादा शक्ति होती है कि वो अपने आसपास मौजूद हर एक वेपन को अपने पास में कंट्रोल कर सकता था। और ऐसा करने की वजह से वो जिन जंजीरों में बंधा हुआ था वो भी अपने आप ही ब्रेक हो जाते हैं, जहाँ पर उसने सभी के सभी वेपन्स को मिलाकर एक ऐसा भंवर शुरू कर दिया था अपने चारों ही तरफ, जिसके बाद अब हमें फाइनली नजारा दिखाया जाता
जाता है लेडी शेंजी का, जो कि असल में होती है मर चुके एम्परर की ही बेबी। और इन सारी की सारी शक्तियों को उसी को ही मारने के लिए एक्टिवेट किया जा रहा था। लेकिन लेडी शेंजी भी कोई कमजोर लेडी नहीं होती, वो तुरंत ही अपनी पावर्स का यूज करती हैं इस हमले को रोकने के लिए, जिसकी वजह से अब हमें यहाँ पर चारों ही तरफ एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक नजारा दिखाया जाता है। लेकिन वो जो ईवल स्पिरिट होता है वो अपने काम को पूरा करके ही जाएगा, जिसकी वजह से अब उसने तुरंत ही अपने एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक वेपन को निकाल लिया था सामने वाले शील्ड को ब्रेक करने के लिए, जो कि लेडी शेंजी ने बनाकर रखी हुई थी। और जैसे ही ये ईवल स्पिरिट टकरा जाता है उसी शील्ड से इनके बीच में जिस लेवल की पावर क्लैशिंग होती है वो नजारा देखने में ही बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग हो चुका था। ये ईवल स्पिरिट अपनी ताकत को बार बार और लगातार बढ़ाते ही जाता है, जिसकी वजह से थोड़ी देर तक मेहनत करने की वजह से आखिरकार वो उसको हल्का सा ब्रेक करने में कामयाब भी हो चुका था। और क्योंकि वो शील्ड थोड़ी सी ब्रेक हो चुकी थी तो पूरी ब्रेक होने में भी ज्यादा देर नहीं लगती। और ये ईवल घोस्ट इतनी ज्यादा ताकत के साथ में हमला करता है कि वो शील्ड एक ही झटके के साथ में ब्रेक हो जाती है। और साथ ही साथ उस पैलेस के ऊपर जो एक स्ट्रक्चर बना हुआ था पीकॉक का, तो वो भी पूरी तरीके से चकनाचूर हो जाती है। और ये नजारा देखकर सभी के सभी लोग शॉक रह जाते हैं, क्योंकि अब इसके तुरंत ही बाद वो ईविल घोस्ट पहुंच जाता है लेडी शेंजी के सामने, जो कि देखने में ही सच में इतना ज्यादा टेरिफाइंग लगता है कि छोटे बच्चे तो पैंट में ही मूत देंगे। जिस लेवल की तबाही अब उस ईविल स्पिरिट ने इस राज्य के अंदर मचाई थी वो तो पूरा का पूरा जल के राख हो जाता है। और ये था इस कहानी की शुरुआत होने का पहला पड़ाव। और ये कहानी आगे चलकर कनेक्ट होगी, तब जाकर हमें समझ में आएगा कि आखिर यह हमला क्यों किया गया था। एक नोट के द्वारा हमें ये बताया जाता है कि एम्प्रेस जाओ फू को डिवाइन रियल की तरफ से एक ही अध्यादेश जारी किया गया था, जिसमें ये लिखा गया था कि किंजू पैलेस के एंशिएंट्रिस्ट को जान से मार दिया जाए, जिसके लिए उन लोगों ने पूरे के पूरे पैलेस को ही जलाकर रखा कर दिया। लेकिन ये चीजें होने के बाद कैपिटल के अंदर और भी कई सारी चीजें भी हुई, क्योंकि फिर कैपिटल के अंदर अचानक से ही लोग एक के बाद एक मिस्टीरियस तरीके से मरने लगे। इन चीजों ने पूरे के पूरे कैपिटल को ही बड़े ही धर्म संकट में डाल दिया था, जिसका जवाब जब विजार्ड से पूछा गया तो उसने कहा कि जाओ स्टेट के ईविल को मार दो, सब कुछ सही हो जाएगा। अब इस काम को अंजाम देने के लिए कहानी यहाँ से शिफ्ट होती है 20 दिन बाद, जहां पर जाओ स्टेट की कैपिटल का नज़ारा बड़ा ही सुनसाना सा लग रहा था, क्योंकि कैपिटल के अंदर ईविल स्पिरिट का साया होने की वजह से चारों तरफ ही दहशत का माहौल था। और अब हमें सबसे पहली बार नज़ारा दिखाया जाता है हमारे मेन हीरो का, जिसका नाम होता है निंग चैंगजे, जो कि अपने मास्टर और अपने एक जूनियर के साथ में यहाँ से जा रहा था, जिसके जूनियर का नाम होता है निंग शाओनलिंग। तो वो कहने लगती है कि सीनियर जल्दी से आइए, लेकिन जो निंग चैंगजे होता है वो थोड़ा सा डरपोक किस्म का बंदा है, उसे छोटी छोटी चीज़ों से डर लगने लगता है। इसीलिए वो कहता है कि चिंता मत करो, मैं आ रहा हूँ। और जब शाओनलिंग अपने मास्टर के साथ में आगे बढ़ती चली जा रही थी तो वहाँ के नज़ारे देखकर तो चैंगजे काफ़ी ज़्यादा डर भी रहा था, क्योंकि अब ये लोग अपनी आंखों के सामने देख पाते हैं कुछ डेड बॉडीज़ को आते हुए। चैंगजे के जो मास्टर होते हैं उनका नाम होता है किंगशू, और वो अपने दोनों ही डिसाइपल से कहते हैं कि आगे बढ़ते चलो, हमें यहाँ पर रुकने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जो लोग यहाँ से जा रहे थे वो ये बताते हैं कि ये जो बंदा मरा है वो असल में बिलोंग करता था जनरल यांग यू के मेंशन से, बल्कि अब तो इस जगह पे इतने कॉफिन्स भी नहीं बचे हैं जितने ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसा कहा जाता है कि शायद ऐसा हो सकता है कि लेडी शैंगजी ने इन लोगों को श्राप दे दिया हो, लेकिन जो शाओनलिंग होती है वो इसी मोमेंट पर डरा देती है चैंगजी को, जिससे कि जब वो उस कॉफिन से टकराता है तो अचानक से ही देख लेता है उसमें पड़े हुए इंसान को, जो कि देखने में ही बहुत ही भयानक लग रहा था, जिसको यानी कि काफ़ी खतरनाक तरीके से मारा गया होगा। उसकी बॉडी के ऊपर कई सारे घाव होते हैं और उसी के बगल में ही पड़ी हुई होती है उसकी स्वॉर्ड। जब शाओनलिंग ये देखने की कोशिश करती है तो एक बंदा कहता है कि ये सब कुछ मत देखो, जहां से फिर तुरंत ही वो वर्कर्स उन डेड बॉडीज़ को लेकर जाने लगते हैं। और इन डेड बॉडीज़ की संख्या अब तो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी जितने कि उन लोगों के पास में तो कॉफिन्स भी नहीं बचे थे। मास्टर ये सब कुछ देखकर शॉक रह जाते हैं, क्योंकि ऐसा नज़ारा वो अपनी ज़िंदगी में पहली बार देख रहे थे। वो समझ जाते हैं कि यानी कि इस जगह पे किसी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक स्पिरिट का साया है। वे शाओनलिंग कहने लग जाते हैं चैंगजी से कि आपने मुझे बताया नहीं कि आपको कहाँ पर चोट लगी। चैंगजी उससे कहते हैं कि चिंता मत करो, मुझे कहीं पर भी चोट नहीं लगी। लेकिन शाओनलिंग तभी खुद ही बहाने बनाने लगती है कि मास्टर मुझे तो चोट लग गई, मुझे डॉक्टर के पास में ले चलो, नहीं तो आप अपने सबसे प्यारे डिसाइपल को खो दोगे। जिसकी ये हरकतें तो चैंगजी और मास्टर दोनों के दोनों ही देख रहे थे। मास्टर जैसे उसे कुछ कहने वाले होते हैं तो फिर उसी मोमेंट पर यहाँ पर आ जाता है एक बंदा जिसका नाम होता है शंगजी, और ये होता है असल में मिनिस्ट्री ऑफ राइट्स का वाइसी मिनिस्टर, जो कि यहाँ पर आते ही सबसे पहले मास्टर का वेलकम करता है और उनसे कहता है कि आप जल्दी से हमारे साथ में जनरल वैंग यंग यू के मेंशन में चलिए, जहाँ पर इविल स्पिरिट का साया है। मास्टर जब अपने डिसाइपल्स की हरकतों को देखते हैं तो उनसे कहते हैं कि देखो, कभी भी शोहरत है बहाने बनाने से नहीं आती, जिंदगी में कदम उठाने पड़ते हैं और रिस्क भी लेना पड़ता है। इसे देखकर शाओनलिंग तुरंत ही आगे बढ़ने लगती है और उसी के पीछे पीछे चगजू भी जा रहा था।
लेकिन इन लोगों में से किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं होता कि ये लोग कितनी बड़ी मुसीबत को मोल लेने वाले हैं। साथ ही साथ ये लोग जब जनरल के मेंशन की तरफ जा रहे थे तो ये रास्ता तो दिखने में काफी खतरनाक लग रहा था। चकजू की तो रूह कांप रही थी अपनी छोटी सी रास्ते से जाने से। मास्टर उस वाइस मिनिस्टर को ये कहने लगते हैं कि हम लोग जिस रिचुअल को फॉलो करेंगे वो आधी रात में किया जाएगा, इसी वजह से सबसे पहले इन लोगों को आराम करने के लिए ले जाया जाए। तो ये जो सारा का सारा नज़ारा हम लोगों को दिखाया जा रहा था ये हो रहा था जाओ स्टेट के इंपीरियल सिटी का, जो कि एक माउंटेन के ऊपर होता है। सच में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। लेकिन जब आखिरकार चंगजू उसके ऊपर पहुंच जाता है तब जाकर उसको चैन की सांस आती है। और चंगजू जिस मोमेंट पर आसमान को देखता है तो तभी वहां से बादल हटकर एक तेजी रोशनी निकालते हैं। लेकिन ये सब कुछ देखने की वजह से अचानक से ही उसे एक अजीब से विजन आने लगता है। उसको अपनी आंखों के सामने एक डिवाइन रियल नजर आ रही थी, जहां पर साथ ही साथ एक लेडी मास्टर नजर आती है। लेकिन उसी मोमेंट पर शाओलिंग उसके विजन को तोड़ देती है, उसे जगाकर। जैसे चंगजू को गुस्सा तो आता है, लेकिन आखिर वो क्या ही कर सकता था, बल्कि वो दोस्त को चिढ़ाती हुई यहाँ से आगे चली जाती है। चंगजू अपने विजन के बारे में सोचता तो है लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। जिसके बाद अब आधी रात का समय हो चुका था और ये लोग 2 सिपाहियों के साथ में पहुंच चुके होते उसी मेंशन के ही सामने। लेकिन उसी मोमेंट पर जैसे ही मास्टर ने अपनी रिचुअल को थोड़ा सा आगे बढ़ाया था तो एक हवा का चक्रवात शुरू हो चुका था। मानो ऐसा लग रहा था कि वो ईविल स्पिरिट इन लोगों को वॉर्न कर रही हो कि प्लीज अंदर मत आओ, अंदर आओगे तो मारे जाओगे। जिस मोमेंट पर तभी मास्टर कहने लगते हैं, लॉर्ड शैंग से, देखो मेरी तो उम्र निकल चुकी है ये सब कुछ करते हुए, लेकिन मेरे ये दोनों डिसाइपल्स अभी भी बचे ही हैं। और ये बात तो आप भी जानते हो कि ये कोई छोटा मोटा मैटर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर मेरे डिसाइपल इस ईविल ओरा से अफेक्ट हो गए तो वो इसके अंदर तो रह ही नहीं पाएंगे। जो बात सुन के वो मिनिस्टर ये कहने लग जाता है कि डाउस्ट मास्टर आप क्या कहना चाहते हो, जिससे कि डाउस्ट मास्टर तुरंत यहाँ पर यूज़ करने लग जाते हैं अपने कॉइन को, जो कि बहुत ही कमाल की चीज़ होती है, और वो उसी से सच्चाई का भी पता लगाते हैं। मास्टर ये कहने लग जाते हैं कि यहाँ का जो ओनर है वो आज से 3 दिन पहले ही मर चुका है, लेकिन उसकी बॉडी की जो डार्क एनर्जी है वो अभी भी हमारे चारों तरफ ही बह रही है। और मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि वो ज़रूर से हमें से किसी न किसी को कंट्रोल में करने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो किसी को अपना होस्ट बनाना चाहता है और अपने इरादों में कामयाब होना चाहता है। जहाँ पर साथ ही साथ हम लोगों को उस इससे मीवल स्पिरिट का साया भी नजर आता है। और उस सिक्के को जैसे ही मास्टर वापस लेते हैं तो वहां से सब कुछ गायब हो जाता है। और वो कहने लगते हैं मिनिस्टर से, अब आप मुझे जल्दी से बताइए कि ये सब कुछ जानते हुए भी क्या आप ये चाहते हो भी मैं इसको कंटिन्यू रखूं। जो बात सुन के वो मिनिस्टर ये कहने लग जाता है कि मैं समझ चुका हूँ कि आप एक बहुत ही काबिल बंदे हो और मैं माफ़ी चाहूंगा अगर आपको मेरी वजह से कोई भी दिक्कत हुई हो तो। इसीलिए अब आप सबसे पहले जाकर अपने रेस्ट रूम में आराम भी कर सकते हो। जिसके लिए ये सभी के सभी लोग जाने लगते हैं और वहीं पर बैठी हुई हम लोग एक चिड़िया को देख पाते हैं, जो कि चंगजू के सिर के ऊपर से यहाँ वहाँ पर जा रही थी। जिसके बाद फिर मास्टर और उनके दोनों ही डिसाइपल को देखते हैं जो कि आराम कर रहे थे। अपने रूम के अंदर शाओलिंग मास्टर को सबसे पहले एक गीला टॉवल देती है और उनसे कहती है कि आप इससे अपने फेस को धो लीजिए। यंग ज़ाओ दरवाजे को बंद कर रहा था तो वो दोबारा से चांद की तरफ देखने की कोशिश करता है, लेकिन उसको इस बार कुछ भी नजर नहीं आता। मास्टर अपने दोनों ही डिसाइपल्स को ये समझाते हैं कि मैं जैसे ही ये रिचुअल को परफॉर्म करूंगा उस वक्त तुम दोनों को ही अपने माइंड्स को एकदम प्योर रखना पड़ेगा। गलती से भी कोई भी मजाक या चीज वहां पर करने की कोशिश मत करना, क्योंकि अगर तुम लोगों का ध्यान हटेगा तो वो इविल स्पिरिट तुम्हारी बॉडी के ऊपर भी कब्जा कर सकती है। ये बात सुन के चंगजू तो डर जाता है, लेकिन शाओलिंग को तो बड़ा ही मजा आ रहा था। मास्टर कहते हैं कि अगर ऐसा कुछ भी होता है तो मुझसे उम्मीद मत रखना कि मैं तुम लोगों को बचा पाऊंगा। इसीलिए वो दोबारा से भी पूछते हैं कि चेंगजियो और शाओलिंग, क्या तुम लोग मेरी बात को अच्छे तरीके से समझ गए हो? वो दोनों ही कहते हैं कि बिल्कुल मास्टर, हम लोग अपने काम को करने के लिए तैयार हैं। मास्टर कहते हैं कि ठीक है, अब मैं यहाँ से खाना लेने के लिए जा रहा हूँ, तब तक तुम लोग अपने कल्टीवेशन पर ध्यान दो और मैं दोबारा कहकर जाता हूँ कि तुम लोग कोई भी गड़बड़ मत करना। इसके बाद फिर हमें मास्टर को बाहर की तरफ जाते हुए दिखाया जाता है, लेकिन उनकी जो नजरें होती हैं वो इसी पर ही थी कि आखिर यहाँ पर क्या गड़बड़ हुई है। शाओलिंग बाहर जाकर देखते हैं जहाँ पर मास्टर अब जा चुके थे, लेकिन जो चेंगजियो होता है वो तुरंत ही अपने कल्टीवेशन करने पर ध्यान देने लगा था। और जब वो ये सब कुछ कर रहा था तो उसी मोमेंट पर पीछे से आकर शाओलिंग ने उसके मुंह को पकड़ लिया था, जिससे कि चेंगजियो तो डर ही जाता है। अब वो उसे कहती है कि चेंगजियो, क्या तुमने इस बात को नोटिस किया था कि जिस तरीके से हमारे मास्टर हमारी तरफ देख रहे थे वो सच में काफी ज्यादा अजीब था। चेंगजियो कहता है कि पहले मेरा मुंह तो खोलो, और वैसे तुम्हारा ये सब कुछ कहने का मतलब क्या है? क्या हमारे मास्टर के साथ में कुछ हो गया? शाओलिंग कहती है कि हमारे मास्टर ने हमें सेम वैसे ही देखा था जैसे कि लोग सोना चांदी को देखते हैं। क्या पता ऐसा भी हो सकता है कि शायद वो हम लोगों को बेचने वाले हों।
किसी के साथ में सौदा करने वाले हो? जो बात सुन के चंगजी उसे कहता है कि क्या तुम पागल हो गई हो? हमारे मास्टर आखिर हमें क्यों बेचेंगे? फिर शाओलिंग कहती है कि ये बात तुम भी जानते हो, जब पिग बड़े और मोटे से हो जाते हैं तो उन्हें काटकर खा लिया जाता है, और वैसे ही शायद अब हम लोगों का भी समय आ चुका होगा। लेकिन तुमसे आकर कहने का फायदा ही क्या है, क्योंकि तुम तो बेवकूफ हो और तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आता। तो चेंगजी उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और दोबारा से अपने कल्टीवेशन पर ही लग जाता है। लेकिन जब वो ऐसा कर रहा था तो दोबारा से उसके मन में वही सारी चीजें आने लगती हैं। वो एक डिवाइन रियल्म को देखता है और एक लीडी को भी देखता है, जिसकी वजह से दोबारा से उसकी नजर जाती है चांद के ऊपर। यहाँ तक कि इस बारे में वो तो शाओलिंग को भी बताने की कोशिश करता है कि अभी हाल में मैंने एक काफी अजीब सी चीज देखी। वो कहता है कि मैं जैसे जैसे करके पैलेस के करीब जा रहा हूँ, मेरी ये जो फीलिंग है वो और भी ज्यादा स्ट्रांग होते जा रही है। जो बात सुन के शाओलिंग उसे कहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी किस्मत चमकने वाली हो, या तुम किसी कैनन इवेंट का हिस्सा हो जो कि आज पूरा होने वाला हो। बल्कि वो तो प्रिटेंड करने लगती है कि मेरे सीनियर हैं, कि चूज किए हुए बंदे, इनकी किस्मत चमकने वाली है, इनको चुना है गॉड ने, और अब वो बचाएंगे इस दुनिया को। जिसकी बातें कोई भी सेंस नहीं होता। लेकिन चेंगजियो इसके लिए काफी ज्यादा सीरियस है। वो कहता है कि कहीं ये वही लेजेंडरी इंचेंटमेंट तो नहीं है। जो बात सुन के शाओलिंग कहती है कि सीनियर, आपकी किस्मत इतनी अच्छी तो नहीं है जो कि आपके साथ में ऐसा हो, लेकिन चलो आपका हौसला बढ़ाने के लिए मैं ये कह सकती हूँ कि आपका जन्म एक ग्रेटनेस के लिए पैदा हुआ है, यानी कि आप बनोगे इसी दुनिया के सबसे महान कल्टिवेटर। इसके बाद अब हमें यहाँ से नज़ारा दिखाया जाता है जनरल वैंग यांग यू के असली मेंशन का, और ये जगह तो बाहर की तरफ से देखने में ही बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग लग रही थी। मिनिस्टर बताते हैं कि देखिए, यही है जनरल वैंग यांग यू का मेंशन, और जब से उसकी मौत हुई है ये जगह तो ऐसी की ऐसी ही पड़ी है। लेकिन आगे बढ़ने में तो इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा डर भी लगता है। जिस मूवमेंट पर मास्टर ने जैसे ही आगे की तरफ ध्यान दिया था तो एक अजीब सी हवा चलने लगी थी, और तभी पीछे से आवाज़ आती है कि तुम बहुत मासूम हो। लेकिन ये हरकतें तो कर रही होती है शाओलिंग, जिसे कि मास्टर कहते हैं कि प्लीज ऐसी हरकतें मत करो। लेकिन अब वाकई में किसी इवल स्पिरिट की आवाज आती है कि मैं बहुत ही मासूम हूँ। जो आवाज़ सुन के वाकई में यहाँ पर सभी के सभी लोग चौकन्ने हो जाते हैं, अपने अपने स्वॉर्ड्स को तैयार कर लेते हैं। मिनिस्टर मास्टर को बताने लगता है कि ये आवाज़ मुझे लग रही है एकदम सेम टू सेम जनरल वैंग यांग यू के ही जैसे। जो बात सुनते ही मास्टर तुरंत ही अपने दोनों ही डिसाइपल्स को कुछ प्रोटेक्टेड तालिस्मान दे देते हैं और कहते हैं कि अगर तुम लोगों के साथ में कोई भी गड़बड़ होती है तो बाद में मैं तुम लोगों को बचा पाऊंगा। लेकिन अब अचानक से ही कुछ अजीब सी चीज़ें भी होने लगी थी, क्योंकि अब नज़ारा कुछ ऐसा हो चुका था जैसे कि ये बन चुका हो एक ही ईविल हाउस, जिसके दरवाजे अपने आप ही खुल जाते हैं इन लोगों को अंदर बुलाने के लिए। और जब हम लोग एक स्टैच्यू देखते हैं तो वो इतना ज़्यादा भयानक लगता है कि सभी लोग तो डर जाते हैं। और पैलेस के अंदर फिलहाल में तो इन लोगों को ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आता जिसकी वजह से ये उसको स्पिरिट समझे। मास्टर सबसे आगे होते हैं और वो तभी मिनिस्टर से कहते हैं कि मुझे बताओ जल्दी से कि आखिर उसकी बॉडी कहाँ पर है। जिसके बारे में मिनिस्टर बताता है कि उसकी बॉडी में तो अपने आप ही आग लग गई थी और इस जलती हुई आग में हम लोग जनरल को बचा नहीं पाए। जो बात सुन के तो इन लोगों को और भी ज़्यादा डर लगने लगता है। चेंगजू कहता है कि जूनियर मैं तुम्हें बचाऊंगा। शाओलिंग कहती है कि हाँ वो तो देख रहा है कि कौन ज़्यादा डरपोक है। जहाँ पर अब मास्टर तुरंत ही इस सच्चाई के बारे में पता लगाने के लिए अपनी कॉइन को बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन इस कॉइन की शक्ति भी कमज़ोर पड़ जाती है, क्योंकि उसके तो टुकड़े टुकड़े हो गए थे और यहाँ पर जो रेड लाइट जल रही थी वो अचानक से ही ब्लू कलर में चेंज हो जाती है। मास्टर कहते हैं कि चिंता मत करो, मेरे पास में और भी कई सारे तरीके मौजूद हैं, और वो अपने कुछ फ्लाइंग बॉल्स को लेकर आ जाते हैं। लेकिन तभी अचानक से ही वहाँ से वो स्टैचू गायब हो जाता है, जिसके बारे में सभी लोग सोच ही रहे थे कि वो कहाँ गया, जो कि तुरंत ही आ जाता है इन लोगों के पीछे से और वो सभी लोगों को मारने के लिए उनके ऊपर गिरने भी वाला था, जहाँ से मास्टर ने अपने दोनों ही डिसाइपल्स को बचा लिया था। लेकिन एक सिपाही गलती से उसी से टकराकर ही मारा जाता है। मिनिस्टर और उस दूसरे सिपाही की तो रूह कांप जाती है ये नज़ारा देखकर, जिसकी वजह से अब वो तुरंत ही यहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन उस ईविल घोस्ट ने दरवाजे को बंद कर दिया था और वो स्टैचू दोबारा से उड़कर अब इस सिपाही को भी जान से मार देता है और बाकी के लोगों को अपना टारगेट बनाने लगता है। तो फिर उसका मुकाबला करने के लिए अब सामने आ जाते हैं मास्टर और वो कहते हैं कि अब जरा मेरा सामना करके दिखाओ। जिनकी ब्रॉन्ज पॉल्स काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती हैं और वो डायरेक्टली उनको सीधा टकरा देता है उसी स्टैचू से, जिन्होंने स्टैचू को थोड़ा बहुत इंजर्ड तो किया था लेकिन ज़्यादा कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाते, जिससे कि मास्टर ने दोबारा से अपनी बॉल्स को इकट्ठा करके एक काफ़ी पावरफुल अटैक को समन किया था।
जिनके अंदर वो इस टेक्निक को कंबाइन करके सीधा ही जाके टकरा देते हैं उसी स्टैचू से, जिससे कि यहाँ पर हमें काफ़ी बड़ा धमाका देखने को मिलता है और चारों तरफ ही धूल फैल जाती है। लेकिन वो ईविल स्पिरिट तो इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि उन सभी के सभी बॉल्स को घुमा के ही दूर फेंक देता है। इनमें से कई सारे ब्रॉन्ज बॉल्स के तो टुकड़े टुकड़े भी हो गए थे, जो चीज़ मास्टर के लिए काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग होती है कि अब वो आखिर इससे कैसे बचेंगे। और इस ईविल स्टैचू का पावर लेवल इतना ज़्यादा था कि वो सीधा ही जाके टकरा जाता है मास्टर से, जिन्होंने बड़ी ही मुश्किल के साथ में अपने आप को बचा पाया था। और अब यहाँ पर तुरंत ही इन दोनों के बीच में एक काफ़ी खतरनाक फाइट भी स्टार्ट हो गई थी। मास्टर अपनी स्किल्स का यूज़ कर रहे थे अपने को बचाने के लिए, और वो यूज़ कर रहा था ईविल पावर्स को। साथ ही साथ वो तुरंत ही अपने कुछ डिवाइन तालिस्मान का यूज़ करते हैं, लेकिन उनको भी ख़त्म कर देता है वो स्टैचू, जिसकी वजह से वो मिनिस्टर, शाओलिंग और चेंगजू तीनों के तीनों यहाँ से भागने की कोशिश भी करने लगे थे। लेकिन इस फाइट में वाकई में मास्टर की काफ़ी बुरी हालत हो रही थी। उसी स्टैचू से पिटते पिटते ये तीनों के तीनों जाकर एक एक टेबल के नीचे छुप जाते हैं और ये सोचते हैं कि शायद इन लोगों की जान बच जाएगी। लेकिन इन लोगों की आंखों के ही सामने वो स्टैचू, जो कि पूरी तरीके से पत्थर है, वो मास्टर को टक्कर दे रहा है। फिर मास्टर मौका पाते ही अपने डिवाइन तालिसान का यूज करने की कोशिश करते हैं उसके ऊपर, लेकिन ईविल स्पिरिट की शक्ति इतनी ज्यादा होती है कि एक ही धमाके के साथ में वो सभी के सभी तालिशानी खत्म हो जाते हैं। मास्टर खुद भी शॉक हो जाते हैं ये चीज देखकर कि आखिर ये कैसी शक्ति है जिसको मैं हरा नहीं पा रहा। साथ ही साथ वो स्टैचू धुंध का फायदा उठाकर अपने आप को छुपा भी लेता है। शेंगजो, शेवलिंग और वो मिनिस्टर तीनों के तीनों सोच रहे थे कि आखिर ये स्टैचू कहाँ गया, जिसके आगे की स्टोरी नेक्स्ट एपिसोड में होगी। और ये जानने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब